जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे होम साइंस का जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग 100 से प्लस शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पिछले कई बार जो है कई वर्षों में वो क्वेश्चन बन चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में यानी कि क्या बोलते हैं सीरीज में कर रहे थे, 5 वीडियो के सीरीज में। ठीक है, लगभग 20 मिनट का वीडियो होता है। ठीक, आप तो देख ही रहे हैं वैसे भी। तो जिसमें कि हम लोग अगर देखा जाए तो 57 नंबर क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, और आपका 2 वीडियो आएगा, 3 वीडियो जो है ये कवर हो चुका है, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो 5 वीडियो में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कवर करने का, तो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, यार समय नहीं मिल पाता इसलिए एडिट नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सर्च भी मार सकते हैं या फिर चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं, नहीं तो समय निकाल के हम जो है बहुत जल्द डाल देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक ठीक है जी, चलिए। क्वेश्चन है एग मार्क क्या है। एग मार्क क्या है या फिर एग मार्क से आप क्या समझते हैं ना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। एग मार्क से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए एग मार्क अगर देखा जाए एक प्रमाण चिन्ह होता है। ये प्रमाण चिन्ह क्यों भाई? तो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर यह लगाया जाता है। जो भारतीय कृषि खाद्य उत्पाद होता है, जो कृषि से जो उत्पन्न हुए खाद्य पदार्थ हैं, उन पर जो है ये लगाया जाता है प्रमाण के तौर पर कि ये इसकी जो है शुद्धता की गारंटी मैं देता हूँ। तो एग मार्क क्या होता है? एग मार्क एक प्रमाण्य चिन्ह है जो भारतीय कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। इस चिन्ह की उपस्थिति से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता व शुद्धता की जाती है। अगर ये चिन्ह यानी एग मार्क का चिन्ह या फिर एग मार्क का निशान अगर उपस्थित है, प्रमाण चिन्ह अगर उपस्थित है किसी खाद्य पदार्थ पर, तो उसकी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता जो है हम आंक सकते हैं कि हाँ एग मार्क का निशान है भाई, तो मतलब ये पदार्थ जो है अति शुद्ध होगा या फिर इसका प्रमाण है हमारे पास। ठीक है, जैसे चावल, सरसों तेल, गेहूं, शुद्ध घी आदि के जो है पैकेट पे ये लगा रहता है। चावल के पैकेट पे, सरसों तेल का जो डब्बा होता है उस पे भी, ठीक है, गेहूं, शुद्ध घी, इन सभी के उत्पादन पर जो है एगमार्क का निशान लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा क्या है। वसा को इंग्लिश में लोग फैट कहते हैं, फैट। ठीक है, वसा क्या है? देखिए वसा अगर देखा जाए चिकनाई शरीर को, वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। शरीर की चिकनाई को बनाए रखने में जो है वसा काफी ज्यादा सहयोग करती है। ठीक है, वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। अत्यधिक वसा होने से जो है शरीर में फैटनेस बढ़ता है, यानी कि फैट बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, मांस बढ़ जाता है। तो इससे भी जो है हानि हो जाती है हमारे शरीर में, काफी हद तक हानि पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसकी अधिकता भी क्या है, हानिकारक हो सकती है। वसा, दूध, मक्खन, तेल, घी, मांस, मछली आदि के सेवन से हमें वसा प्राप्त होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है डाकघर या पोस्ट ऑफिस क्या है। डाकघर या फिर पोस्ट ऑफिस क्या है? देखिए डाकघर को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। यह एक सरकारी कार्यालय होता है। क्या होता है? यह एक सरकारी कार्यालय होता है। डाकघर में मनी ऑर्डर, पत्रों और पार्सल का आदान प्रदान होता है। मनी ऑर्डर भी होता है डाकघर में, साथ साथ कई पत्रों का, लेटर का जो है, और कोई पार्सल है, किसी वस्तु को कहीं भेजना है या कहीं से मंगाना है, ठीक है, किसी के द्वारा, तो इस चीज के लिए जो है डाकघर क्या करता है, सहयोग करता है, आदान प्रदान करता है। इस चीज का कार्यालय होता है डाकघर। इसकी सहायता से हम पत्र, मनी ऑर्डर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। एक ही बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है। ठीक है, ज़्यादा समय हम नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ जा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, आप ये मत कहिएगा कि यार भाग रहे हैं फटाफट, नहीं। देखिए ध्यान से, टीकाकरण क्या है आपको समझने से मतलब है। ठीक, टीकाकरण किसी बीमारी के विरुद्ध, किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, प्रतिरोधात्मक का मतलब होता है उसके विरोध में, उस बीमारी के विरोध में जो क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसे ही टीकाकरण कहते हैं या फिर वैक्सीन कहते हैं। समझ में कुछ आया क्या? यानी किसी बीमारी के विरोध में उसकी क्षमता को लड़ने के लिए, उस बीमारी की क्षमता को लड़ने के लिए, हमारे अंदर विकसित करने के लिए इम्यूनिटी क्षमता, ठीक है, हमारे अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसी को हम लोग जो है वैक्सीन या टीकाकरण कहते हैं। सॉरी, वैक्सीन या टीका कहते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। अर्थात संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी और सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयोजन, आहार नियोजन या आहार आयोजन क्या है। ठीक है, देखिए आहार आयोजन या आहार नियोजन क्या है। देखिए
आहार आयोजन का अर्थ होता है कि भोजन के पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए। आहार आयोजन, आहार नियोजन, इसका मतलब होता है कि इस प्रकार से भोजन की मात्रा लेनी चाहिए, इस प्रकार से भोज्य पदार्थ की मात्रा हमें खानी चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। मतलब ऐसा भोजन, ऐसे आहार का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें कि हमें हर पौष्टिक तत्व की मौजूदगी उसमें मौजूद होनी चाहिए। हर क्या क्या बोलते हैं, हर पौष्टिक तत्व की अगर मौजूदगी उसमें रहेगा तो इससे हमारा जो है शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, तो आहार आयोजन अति आवश्यक होता है मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या आपको? फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि आहार नियोजन या आहार आयोजन क्या है। देखिए, आहार आयोजन का अर्थ होता है भोजन के पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय तथा उपलब्ध धन को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जो है कमाई कुछ है और खर्चा कुछ कर रहे हैं, किसके मात्रे में, तो पौष्टिक तत्वों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए। तो आहार आयोजन भी अगर देखा जाए एक कला के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। आहार आयोजन क्या है? एक कला है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि इनमें से निम्नलिखित में किसे कला माना जाता है, तो याद रखिएगा आहार आयोजन एक कला है। ठीक है, खनिज धब्बे क्या हैं? देखिए, खनिज पदार्थों के द्वारा लगे धब्बे को खनिज धब्बा कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा काहे लिखे आप कहेंगे, तो ये देखिए एक्स्ट्रा अगर आप ये सब अगर आप लिखते हैं ना, ये सब थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी हम लिख देते हैं, और अगर आप इसको जानते हैं तो क्वेश्चन भले घुरा के पूछ दे तो भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो खनिज धब्बे याद रखिएगा। ठीक, खनिज धब्बे किसे कहते हैं? तो खनिज पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को खनिज धब्बे कहते हैं। जैसे लोहे द्वारा लगे जंग के धब्बे, लोहा में जंग लगता है, उससे अगर हमको धब्बा लग गया, कोई दाग लग गया, तो उसी को खनिज धब्बे कहेंगे, खनिज दाग दाग कहेंगे। खनिज धब्बे को दूर करने के लिए हल्के अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि खनिज धब्बे को दूर करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग करते हैं, या फिर कैसे हम खनिज धब्बे को दूर कर सकते हैं, तो उस सब का भी आंसर इसी में है। समझ रहे हैं ना? तो 2-3 क्वेश्चन आपका निकल जाता है इस तरह से। और अगर आप इसको लिख देते हैं ना, इस चीज की व्याख्या करके अगर आप लिख देते हैं, तो गारंटी है कि नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, आपको 2 नंबर में 2 नंबर वो पूरा नंबर देगा ही देगा। ठीक है, वैसे आप अगर इतना सा ही लिख देंगे तो भी नंबर देगा, वो काट नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लिख देंगे ना, तब तो एकदम पूरा खाता है ना, एक नंबर देना और एक होता है खुश एकदम प्रसन्न होकर के नंबर देना। अब कहेंगे प्रसन्न होने से क्या मतलब है, टीचर को खुश करने से क्या मतलब है? देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन में अगर आप टीचर को सही से संतुष्ट कर दिए ना, तो दूसरे क्वेश्चन में जाकर के दूसरे क्वेश्चन में जो है ना, इसका प्रभाव आपको दिखा देगा, इसका जो है मेंटेन कर देगा। दूसरा क्वेश्चन में अगर थोड़ा मोड़ा लुचुर पुचुर भी है ना क्वेश्चन आंसर उसका, किसी क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है उसमें सही से आप अगर आंसर भी नहीं किए ना, तो पर भी ये जो है आपका उसका मेंटेन कर देगा। ठीक है, तो ये होता है फायदा। देखिए, खनिज धब्बे को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हल्के अम्ल का प्रयोग करते हैं, तथा उसके बाद हल्का क्षार लगा करके वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर कर दिया जाता है। हल्के अम्ल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हल्का क्षार लगा करके जो है क्या करते हैं, वस्त्र पर लगे अम्ल को दूर कर दिया जाता है, उसका जो प्रभाव रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरामदेह वस्त्र या फिर परिधान क्या होता है? वस्त्र को ही हम लोग परिधान कहते हैं होम साइंस की भाषा में, गृह विज्ञान की भाषा में। ठीक है, परिधान क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, परिधान क्या है? तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, परिधान क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मतलब वस्त्र। ठीक, तो आरामदेह वस्त्र क्या होता है? ध्यान से देखिए, वस्त्र या परिधान खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह आरामदायक, टिकाऊ और सस्ता हो। आरामदायक हो, टिकाऊ हो और सस्ता हो, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम परिधान या फिर वस्त्र को खरीद रहे हैं या फिर खरीदारी इसकी कर रहे हैं। उसका रख रखाव की आसान हो, उसका रख रखाव भी आसान हो। ऐसा नहीं कि वस्त्र है, टिकाऊ है, सस्ता है, लेकिन रख रखाव में दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ जो है हमें देख करके लेनी चाहिए। विशेषकर बच्चों का वस्त्र अधिक आरामदायक होनी चाहिए, ताकि उसके ताकि उसके घुलटने उलटने व पलटने में उसे तकलीफ ना हो। ताकि उसे होना चाहिए यार, उसके कहाँ से आ गया, ताकि उसे घुलटने उलटने और पलटने में, ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आरामदेह वस्त्र कहलाता है, वही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बचत क्या होता है? भाई साहब, बचत बचत हम किसे कहेंगे, है ना? बचत क्या होता है? देखिए, आय तथा उपभोग का अंतर। उपभोग कहने का मतलब जो हम लोग खर्चा करते हैं, जो हम लोग वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं। जैसे अभी आप मोबाइल से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मोबाइल आप क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे, उपयोग कर रहे हैं। हाँ, वही उपयोग। ठीक है, उपयोग को ही अगर हम देखा जाए अर्थव्यवस्था में हम लोग और उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो आय तथा उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। मतलब आय जो है, जो हमारा इनकम है, उसमें जो हम वस्तुएं खरीदे, उसका जो उपयोग किए, उपयोग करने के बाद जो बचा पैसा, वही क्या कहलाएगा,
वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। वही तो लिखे हैं, आय तथा उपभोग का अंतर, अंतर मतलब घटा, जो टोटल इनकम है उसमें जो किए वस्तु, जो टोटल खर्चा किए उसको घटा दीजिए, ठीक है। जो इनकम है उसमें से खर्चे को घटा दीजिए, जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। अर्थात बचत खर्चों को कम करते हैं, अर्थात बचत जो है वो खर्चों को कम करते हैं, जैसे बैंक में जमा, निवेश आदि, ये सब क्या है, बचत है, ठीक। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है अंकुरीकरण क्या होता है भाई साहब, अंकुरीकरण क्या होता है ना, अंकुरीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है, इसी को हम लोग जर्मिनेशन भी कहते हैं, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, ठीक है। देखिए अंकुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनाजों में छोटे छोटे अंकुर या फिर गजूर निकल आते हैं। हम लोग अपनी भाषा में गजूर कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आप जो अंकुर को क्या कहते हैं। अंकुर मतलब आप जब चना को जब आप फुला दीजिएगा, चना को पानी में डाल दीजिएगा, तो उसके बाद देखिएगा उसमें अंकुर निकलता है ना, तो उसको आप क्या कहते हैं, गजूर कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप उसको बताइएगा, ठीक है। चलिए, और ये अंकुरीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनाजों में छोटे छोटे अंकुर या फिर गजूर निकल आते हैं। जब इनको थोड़े से पानी में भिगो कर रखा जाता है, जब इसी को कि मतलब जो दाना होता है, जो जो भी अन्न होता है, ठीक है, उसको या फिर जो भी अनाज होता है उसको जब हम लोग पानी में भिगो कर रखते हैं, तो अंकुरीकरण से पोषण में वृद्धि होती है। तो जो अंकुरीकरण होता है उससे क्या होता है, पोषण में वृद्धि होती है। इसे पकाने के समय कम लगता है, मतलब इसे पकाने में समय भी हमें कम लगता है, ठीक है। और भोजन में विविधता भी बढ़ जाती है। भोजन में विविधता कहने का मतलब है कई तरह के पौष्टिक तत्वों की जो है अधिकता बढ़ जाती है, ठीक। क्वेश्चन अगला है, प्रसव क्या है ना, प्रसव क्या है। देखिए गर्भवती माता द्वारा शिशु को जन्म देना ही प्रसव कहलाता है। गर्भवती माता द्वारा शिशु को जन्म देना ही प्रसव कहलाता है। यह प्रसव अगर देखा जाए दो प्रकार का होता है, एक होता है गृह प्रसव और एक होता है अस्पताल प्रसव, ठीक है। अस्पताल प्रसव प्रशिक्षित नर्स यानी कि शिक्षित नर्स डॉक्टर की उपस्थिति के कारण अति सुरक्षित और अल्प जोखिम वाला होता है। अस्पताल प्रसव जो होता है वो क्या होता है, तो प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टर की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है, अत्यधिक सुरक्षित और अल्प जोखिम वाला होता है, मतलब उसमें जोखिम कम होता है। लेकिन गृह प्रसव जो होता है, गृह प्रसव जो होता है उसमें माँ और बच्चे दोनों को जो है अति जोखिम भरा और असुरक्षित माना जाता है। गृह प्रसव को अत्यंत जोखिम भरा होता है, ये साथ साथ असुरक्षित भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की सुजनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, याद रखिएगा, बिहार की सुजनी, इस बार तो चांस है पूरा आने का। ये बिहार की सुजनी से आप क्या समझते हैं, देखिए बिहार की सुजनी कला अति प्रसिद्ध है। बिहार की सुजनी कला जो है वो क्या है, अति प्रसिद्ध है। यह मिथिला क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। बिहार की सुजनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, मिथिला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। पुराने कपड़े, धोती, लुंगी, साड़ी आदि को फैलाकर उस पर धोती साड़ी का कवर लगा करके इसकी विशेष विधि से सिलाई की जाती है, मतलब समझ रहे हैं। बिहार की सुजनी जो है, सुजनी कला क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध है। यह मिथिला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है। बाकी पूरे बिहार में तो है ही, इधर भी है, लोग बांका जिला से आते हैं, लेकिन ये हर जगह पे तो है ही प्रसिद्ध। विशेषकर अगर देखा जाए ये मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मिथिला समझ रहे हैं ना, मिथिला, मिथिला क्षेत्र आपको पता होगा, आप 10th में अगर आप पढ़ी होंगी या फिर पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा मिथिला क्षेत्र कौन, ठीक है। मिथिला क्षेत्र के बारे में आप पढ़े ही होंगे। चलिए मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था ना, ठीक है। तो धोती, लुंगी, साड़ी, इन सब को क्या करता है, फैला करके उस पर धोती या साड़ी का कवर लगा करके उसकी विशेष विधि से सिलाई कर दी जाती है। इस प्रकार बने बिछावन को ही सूजनी कहते हैं, ठीक है। हम लोग इधर तो उसको गद्दा कहते हैं। गद्दा बैठाने के लिए आता है इधर से, इधर ही दर्जी मतलब गाँव गाँव ही चलता है, तो यहीं पर हम लोग जो है बैठवा लेते हैं, तो उसको गद्दा कहते हैं हम लोग, ठीक है। पूरा फटा पुराना कपड़ा निकाल के दे देते हैं, उस पर जो है वो कोई क्या करता है, फटा पुराना कपड़ा दे दिया और उस पर जो है साड़ी दे देता है या फिर कोई धोती वगैरह दे दिया और उसकी जो है सिलाई कर दी जाती है, ठीक है। उसकी सिलाई कर दिया। अब ये जो बन गया ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग गृह विज्ञान की भाषा में सुजनी। क्या कहते हैं, इसी को सुजनी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में इसको गद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, गद्दा, गद्दा बैठाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पेयजल के गुण लिखें। मतलब ऐसा जल जो कि पीने के लायक हो, जो कि पीने के लायक हो, शुद्ध पेयजल, उसका गुण क्या होता है। देखिए शुद्ध पेयजल का अगर गुण की बात करें तो शुद्ध जल पारदर्शी होनी चाहिए,
रंगहीन, गंधहीन और हल्का होता है। शुद्ध जल जो होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का मतलब आर पार जिसे हम देख सकें। साथ साथ रंगहीन, कोई रंग उसमें ना हो, और गंधहीन, किसी प्रकार का उसमें गंध ना होना चाहिए, और वो हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो ये शुद्ध पेयजल का गुण होता है। एक दूसरा गुण क्या होना चाहिए उसमें, तो शुद्ध जल में किसी भी प्रकार के विषाणु नहीं होने चाहिए। जो शुद्ध जल होता है उसमें किसी भी प्रकार का विषाणु नहीं होनी चाहिए। जल के नीचे कोई पदार्थ जमा नहीं होनी चाहिए। जल के नीचे कोई पदार्थ जमा नहीं होनी चाहिए। वही होता है शुद्ध पेय जल, उसका यही गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल या आड़ी बाड़ी यानी कि क्या बोलते हैं, बालवाड़ी नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी या फिर आंगनवाड़ी, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक, या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, नर्सरी स्कूल से आप क्या समझते हैं। देखिए, नर्सरी स्कूल की अगर बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे में चित्रकारी करना सिखाना। सीखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे चित्रकारी करना सीखते हैं। ठीक है, बच्चे वस्तुओं का आदान प्रदान और मित्रता सीखते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान के दौरान जो है वो मित्रता को सीखते हैं। बच्चे चित्रकारी करना सीख जाते हैं, और वहाँ का वातावरण बच्चों में भाषा का विकास करता है। आंगनवाड़ी में जिस प्रकार का भाषा चलता है, जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, इस भाषाओं को सुनने के दौरान जो है बच्चों में क्या होता है, वहाँ के वातावरण के अनुसार से बच्चों में भाषा का विकास होता है। उनमें यानी कि बालवाड़ी में यानी कि आंगनवाड़ी में बच्चे विभिन्न आकृतियों और रंगों को पहचानना भी सीख जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण क्या है। क्वेश्चन है, निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण, देखिए, प्राणी शरीर में आवश्यकता से कम पानी की मौजूदगी को ही निर्जलीकरण कहते हैं। मतलब जितनी पानी की आवश्यकता है हमारे शरीर में, उससे अगर कम पानी हो गया, उससे अगर कम पानी की मौजूदगी है हमारे शरीर में, तो यही क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण कहलाएगा। यह कोई रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था होती है। यह निर्जलीकरण जो है कोई भी रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था होती है। अर्थात निर्जलीकरण से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो पानी की कमी के कारण ही वही जो है निर्जलीकरण कहलाता है। और अगर अगर देखा जाए, यह एक रोग नहीं है लेकिन एक अवस्था है, और यह स्थिति के कारण इससे प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उसकी मौत भी हो सकती है निर्जलीकरण से प्रभावित व्यक्ति की। ठीक है, खनिज लवण क्या है। खनिज लवण क्या है, देखिए, इसका आंसर तो बहुत बड़ा है लेकिन आप ध्यान से समझिएगा। पहले खनिज लवण क्या होता है। देखिए, शरीर में रक्त के निर्माण और हड्डियों आदि के विकास के लिए खनिज लवण अति आवश्यक है। रक्त निर्माण और हड्डियों के विकास के लिए खनिज लवण की अति आवश्यकता होती है, या फिर अति आवश्यक है। गर्भावस्था में कैल्शियम, लोहा, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन जैसे खनिज लवण की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए, अगला है कि मुख्यतः दूध उत्पाद, गाजर, शलजम, अंडे, मछली, मांस, रसदार फल से कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे चुकंदर हो गया, पालक हो गया, लोहे के तथा लोहे का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो लौह तत्व रहता है वो जो है हमें प्राप्त करते हैं। लौह पता है ना, आयरन। ठीक है, तथा समुद्री नमक आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरण क्या क्या है। व्यक्ति के जीवन का विभिन्न चरण, आपको पता है कि व्यक्ति के जीवन के अगर देखा जाए मुख्यतः 4 चरण होते हैं। बाल्यावस्था, उसके बाद हो गया, बाल्यावस्था के बाद आता है क्या यार, युवावस्था। डायरेक्ट नहीं नहीं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर आता है वृद्धावस्था। ठीक है, चलिए, ये मुख्यतः 4 चरण है व्यक्ति के जीवन का, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ठीक, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग जो है पिछले वीडियो में नहीं तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसी में 18 मिनट बना है, चलिए देख लेते हैं। डिम्ब वाहिनी नली या फेलोपियन ट्यूब क्या है। डिम्ब वाहिनी नली या फेलोपियन ट्यूब क्या है। देखिए, डिम्ब वाहिनी नली मादा जननांग का एक हिस्सा होता है जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ती है। डिम्ब वाहिनी नली क्या होता है, तो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली एक नलिका होती है। ठीक है, इसकी संख्या 2 है। अंडाशय में अंडा उत्पन्न होकर के डिम्ब वाहिनी नली के किनारे चिपकी रहती है। गर्भाशय में शुक्राणु के पहुंचने पर डिम्ब भी इस नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचती है। डिम्ब भी जो है इस नली द्वारा ही, यानी डिम्बवाहिनी नली द्वारा ही जो है गर्भाशय में पहुंचती है, और निषेचित होकर गर्भाशय की दीवार से चिपककर भ्रूण बनती है। निषेचन नहीं होने पर 28वें दिन डिम्बवाहिनी से बाहर निकलकर उत्सर्जित हो जाते हैं, जिसे मासिक धर्म या रसोधर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो है नोट्स खुद से बनाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स अगर आप बना रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। ठीक,
क्योंकि खुद का नोट्स बनाया हुआ बहुत अच्छा होता है। अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता देखिए, व्यक्ति द्वारा शरीर एवं घर स्वच्छ रखना, व्यक्ति द्वारा शरीर एवं घर स्वच्छ रखना, धुले वस्त्र पहनना, स्नान, सिर में तेल मालिश करना, कंघी मारना आदि क्रिया जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब अपनी जो है स्वच्छता ही व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। बस हो गया। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, यानी ISI। आप इस तरह का तो देखे ही होंगे मार्क इस तरह का, ठीक है, इस तरह का मार्क कोई हम लोग जो है ISI इस तरह का सीमेंट में, सीमेंट के पैकेट में ये ज़्यादातर रहता है ISI, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। इस चिन्ह की उपस्थिति का मतलब है कि यह उत्पादन खरीदने व उपयोग के लिए हम सुरक्षित हैं। मतलब किसी भी उत्पादन को, किसी भी वस्तु को खरीदने में और उसके उपयोग करने में हम सुरक्षित हैं अगर उस पर ISI का चिन्ह निर्दिष्ट हो। सीमेंट का जितना भी पैकेट होता है, जितना भी सीमेंट का पैकेट होता है, उस सब में ISI का चिन्ह निर्दिष्ट रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ECO मार्क क्या है? ECO मार्क क्या है? ये क्वेश्चन बन चुका है 2018 से अगर के निरंतर बनता ही आया है। वैसे आप देखें तो अक्सर बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछने का चांस है ECO मार्क क्या है, मतलब ये अक्सर पूछते रहता है। ठीक है, देखिए इग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इग कंट्रोल, ई से इग, सी से कंट्रोल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इसका संक्षिप्त रूप को ही जो है हम लोग ECO मार्क कहते हैं। बस सिंपल सा इतना सा ही आपको लिखना है। कपड़े की शीघ्र मरम्मत क्यों आवश्यक है? कपड़े की जो शीघ्र मरम्मत की जाती है उसको वो क्यों जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, कपड़े की शीघ्र मरम्मत नहीं करने से कपड़े फट सकते हैं और फटा कपड़ा से कपड़े की सुंदरता भी छीन हो जाती है। ठीक है, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, फटे वस्त्र से अंग दिखाई पड़ने लगते हैं, इसलिए कपड़े की मरम्मत अति आवश्यक है। स्तनपान क्यों जरूरी है? देखिए, अति आवश्यक होती है स्तनपान क्योंकि माता के दूध में रोगाणुओं से लड़ने की अपूर्ण क्षमता होती है। यह उचित ताप पर बच्चों को मिलता है और यह जो है अत्यंत, अगर देखा जाए ना, ये स्तनपान बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक क्या बोलते हैं, नवजात शिशु के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आहार परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करें। आहार में परिवर्तन आहार परिवर्तन कहलाता है। जैसे रोज रोटी खाने की जगह पे जो है पुलाव खानी चाहिए, इस प्रकार का परिवर्तन स्वाद व स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से क्या माना जाता है? अत्यंत ही लाभदायक या उपयोगी माना जाता है। अगर हम मतलब रेगुलर एक ही चीज़ खाएं तो इससे भी जो है आहार में क्या होता है कि परिवर्तन नहीं रहता है, और आहार परिवर्तन नहीं होता है तो जो है खाने में रुचिकर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आहार परिवर्तन भी अगर देखा जाए एक कला है। ठीक है, चलिए चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक देखिए मुख्यतः अगर देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, आदेशक चेक और रेखण चेक। वाहक चेक, आदेशक चेक और रेखण चेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या है? उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है? उपभोक्ता अपना सामान यानी वस्तु देखकर, सुनकर, पढ़कर व समझकर ही लें, यही उनका मुख्य कर्तव्य है। उपभोक्ता का मुख्य यही कर्तव्य होता है कि उपभोक्ता अपने सामग्री को, अपने वस्तु को, अपने सामान को जो है, किसी भी सामान को देख करके, सुनकर, पढ़कर और समझ करके ही लें, यही उनका मुख्य कर्तव्य बनता है। उपभोक्ता कहने का मतलब जो वस्तुओं को उपभोग करता है, जो वस्तुओं का उपयोग करता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अतिसार तथा निर्जलीकरण में संबंध क्या है? क्या संबंध है? इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? देखिए, अतिसार और निर्जलीकरण, अतिसार उन कीटाणुओं द्वारा होता है जो निगले जाते हैं, जो हम लोग निगलते हैं। ठीक है, जो निगला जाता है कभी कभी, तो उसके द्वारा जो है अतिसार होता है। अतिसार से ग्रसित रोगी को बचाव के लिए, निर्जलीकरण से बचाव के लिए रोगी को, देखिए निर्जलीकरण से बचाव के लिए रोगी को ORS का घोल देना चाहिए, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 तक कवर कर चुके हैं और लगभग आपको 17-18 क्वेश्चन मिलेगा जिस बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, ये स्क्रीन आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।